नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज विद पी के। बढ़ते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों में जनसुराज और प्रशांत किशोर के दावे फेल साबित हुए। पार्टी का कोई भी उम्मीदवार जीत नहीं पाया। चुनाव से पहले किशोर ने दावा किया था कि जेडीयू 25 सीटों से अधिक नहीं जीत पाएगी, लेकिन पार्टी ने 85 सीटों पर जीत दर्ज की और एनडीए की सरकार फिर से सत्ता में आई है। पटना में जेडीयू की ओर से बड़ी जीत के बाद एक पोस्टर भी लगाया गया जिसमें लिखा गया है कि प्रशांत किशोर ने राजनीति से संन्यास लिया। जनसुराज अध्यक्ष उदय सिंह ने कहा है कि जनता ने पार्टी के एजेंडे को माना, लेकिन वोट अंतिम चरण में एनडीए की ओर चले गए। बिहार में आरजेडी में पारिवारिक विवाद सार्वजनिक हो गया है। तेज प्रताप यादव ने अपनी बहन रोहिणी आचार्य के हालिया आरोपों पर कड़ा बयान देते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया। उन्होंने पोस्ट के जरिए कहा कि परिवार पर हमला किसी भी हाल में असहनीय है और चेतावनी दी कि इसका परिणाम भयानक होगा। तेज प्रताप ने पार्टी के कुछ सलाहकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार की जनता इन जयचंदों को सबक सिखाएगी और अपने पिता लालू यादव से तत्काल हस्तक्षेप करने की भी मांग की। आपको बता दें कि इस विवाद ने आरजेडी की अंदरूनी राजनीति को और जटिल बना दिया है और पारिवारिक गतिरोध सार्वजनिक हो चुका है। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद लालू परिवार में विवाद खुलकर सामने आ चुका है। रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव और उनके करीबियों पर पार्टी की हार के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराने और साथ ही परिवार में प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया। बीजेपी नेताओं ने इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया दी। अमित मालवीय ने कहा कि यह पितृसत्तात्मक और महिला विरोधी मानसिकता दिखाती है, जबकि मनोज तिवारी की ओर से भी बयान दिया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि जो लोग अपने परिवार को नहीं चला सकते, वे बिहार कैसे चला पाएंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पारिवारिक मतभेदों को भुलाकर जल्द विवाद सुलझाने की अपील की। विवाद ने आरजेडी की अंदरूनी राजनीति को और जटिल बना दिया है। बिहार चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत के बीच बसपा ने भी अपना खाता खोल लिया है। रामगढ़ सीट से सतीश उर्फ पिंटू यादव बसपा के इकलौते विजेता रहे। जीत के बाद उनकी एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें उनके पीछे दो फोटो लगी है, एक बसपा की और दूसरी एआईएमआईएम की। इस तस्वीर में बसपा बिहार प्रभारी अनिल चौधरी भी मौजूद है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये संकेत है कि यूपी में बसपा और एआईएमआईएम साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वायरल फोटो के बाद राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। बिहार में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिल सकती है। राज्य की बिजली वितरण कंपनी ने नियामक आयोग को प्रस्ताव भेजा है कि शहरी क्षेत्रों में मौजूदा दो स्तरीय बिजली दरों को खत्म कर एक ही स्लैब लागू किया जाए। प्रस्ताव लागू होने पर घरेलू उपभोक्ताओं को 4.12 रुपए प्रति यूनिट की एक समान दर मिलेगी, जिससे हर यूनिट पर 1.40 रुपए की सीधी बचत होगी। वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए भी 5.67 रुपए प्रति यूनिट की दर तय की गई है। नई दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू करने का प्रस्ताव है, जिसके लिए आयोग जन सुनवाई करेगा। कंपनी का दावा है कि एक स्लैब लागू होने से स्मार्ट प्रीपेड मीटर का हिसाब आसान होगा और उपभोक्ताओं की बिलिंग संबंधी दिक्कतें काफी कम हो जाएंगी। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। एम्स ने कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इच्छुक उम्मीदवार 2 दिसंबर 2025 तक ऑफिशियल वेबसाइट AIIMSEXAMS.AC.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में 10वीं 12वीं डिप्लोमा, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की योग्यता वाले भारतीय नागरिक आवेदन कर सकते हैं। अगर उम्र सीमा की बात की जाए तो उम्र सीमा 18 से 30 साल है। आरक्षित वर्ग को छूट दी जाएगी। आवेदन फीस जनरल ओबीसी के लिए 3000 रुपए, SC ST EWS के लिए 2400 रुपए भुगतान ऑनलाइन किया जाएगा। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। उत्तर भारत में सर्दी ने जोर पकड़ लिया है। दिल्ली में सुबह घने कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। भारतीय मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ में शीतलहर की चेतावनी जारी की है। अगले 24 घंटों में तापमान में 3 से 4 डिग्री तक गिरावट संभव है। 16 से 18 नवंबर के बीच आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार में तेज बरसात की संभावना जताई गई है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जैसे कि गाजियाबाद, मेरठ, गोरखपुर, कानपुर, वाराणसी समेत कई क्षेत्रों में सुबह हल्का कोहरा देखने को मिल सकता है। दिन में धूप रहेगी, लेकिन शाम होते ही ठंड फिर तेज महसूस होगी।
साइबर ठगी का नया मामला सामने आया है, जहां दर्जनों लोगों को फर्जी आरटीओ चालान के नाम पर ठगा गया। साइबर क्रिमिनल्स लोगों के व्हाट्सएप पर RTO चालान .ap के नाम की नकली फाइल भेज रहे हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति इस फाइल पर क्लिक करता है, फोन में मालवेयर इंस्टॉल हो जाता है और ठग बैंकिंग डिटेल्स तक पहुंच बना लेते हैं। कई लोग इसे असली चालान समझकर डाउनलोड कर लेते हैं और स्कैम का शिकार बन जाते हैं। विशेषज्ञों की अपील है कि अनजान फाइल कभी डाउनलोड न करें और चालान की जांच केवल आधिकारिक पोर्टल पर ही जाकर करें। देश भर के घरेलू LPG उपभोक्ताओं के लिए E-KYC अब अनिवार्य कर दी गई है। पेट्रोलियम मंत्रालय के निर्देश के अनुसार उज्ज्वला योजना सहित सभी उपभोक्ताओं को 31 मार्च 2026 तक बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण कराना होगा। तभी 14.2 किलो सिलेंडर की 8वीं और 9वीं रिफिल पर 300 रुपए सब्सिडी मिलेगी। समय पर E-KYC न कराने पर अब सब्सिडी और रिफिलिंग अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी। हालांकि गैस आपूर्ति बाधित नहीं होगी। इस बीच टैंकर संकट के कारण कई इलाकों में LPG सप्लाई प्रभावित है। LPG डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन ने बताया है कि लगभग आधे उपभोक्ताओं ने अभी तक E-KYC नहीं कराया है और सभी से इसे जल्द पूरा करने की अपील भी की गई है। कोलकाता टेस्ट में भारत को करारी हार का सामना करना पड़ा। साउथ अफ्रीका ने भारत को 30 रन से हराकर 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। 124 रन के आसान लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया 93 रन 9 विकेट पर सिमट गई। दूसरी पारी में कप्तान शुभमन गिल बैटिंग के लिए नहीं उतरे, जिसका बड़ा फायदा मेहमान टीम को मिला। स्पिनिंग ट्रैक पर भारतीय बल्लेबाज बिखर गए। यशस्वी डक, केएल राहुल 1 पंत, जुरेल 13 और जडेजा 18 रन बनाकर आउट हुए। वाशिंगटन सुंदर ने 31 और अक्षर पटेल ने देर से संघर्ष जरूर किया, लेकिन जीत नहीं दिला सके। साउथ अफ्रीका के साइमन हार्मर ने दूसरी पारी में 4 विकेट लेकर मैच पलट दिया और प्लेयर ऑफ द मैच बने। कप्तान टिम्बा बाबूमो ने नवाद 55 रन जोड़कर टीम की बढ़त मजबूत की। BSF ने अटारी बाघा बॉर्डर की बिटिंग रिट्रीट सेरेमनी के समय में बदलाव की घोषणा की है। अब यह परेड शाम 4:30 बजे शुरू होकर 5 बजे खत्म होगी। पहले समय था 5 से 5:30 बजे। समय में बदलाव का कारण सर्दियों में जल्दी सूर्यास्त और ठंड बताया गया है, ताकि पर्यटक दिन की रोशनी में बेहतर अनुभव कर सके। अधिकारियों ने कहा है कि सेरेमनी की भव्यता और उत्साह में कोई कमी नहीं आएगी। BSF ने पर्यटकों से समय पर पहुंचने और साथ ही साथ गर्म कपड़े साथ लाने की भी सलाह दी है। जियो ने उन यूजर्स के लिए पेश किया है 448 रुपए वाला वॉइस ओनली प्लान जो इंटरनेट से ज्यादा कॉलिंग करना पसंद करते हैं। यह प्लान 84 दिनों की लंबी वैधता के साथ आता है और अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा देता है। प्लान में 1000 SMS और जियो टीवी और जियो क्लाउड का मुफ्त सब्सक्रिप्शन भी शामिल है। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कम कीमत में लंबी वैलिडिटी और कॉलिंग का लाभ लेना चाहते हैं। प्लान जियो की वेबसाइट और आधिकारिक ऐप पर उपलब्ध है। ऐसे में लोग वहां जाकर इस प्लान के बारे में जानकारी ले सकते हैं। चेन्नई के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी में भारत का महत्वाकांक्षी समुद्रयान तेजी से तैयार हो रहा है। पहले इसके सभी पार्ट्स विदेश से आने थे, लेकिन कोविड और जियो पॉलिटिकल हालात के बीच अब 50% हिस्से भारत में ही विकसित कर लिए गए हैं। मत्स्य 6000 नाम के इस मानव युक्त पनडुब्बी का लक्ष्य है वैज्ञानिकों को 6000 मीटर गहराई तक ले जाना। 2026 में अलग अलग गहराइयों पर इसके परीक्षण होंगे और सभी सिस्टम को अंतरराष्ट्रीय सर्टिफिकेशन मिल चुका है। भारत अब उन 14 देशों में शामिल है जिन्हें डीप सी रिसर्च की अनुमति है और 2027 में 3 भारतीय एक्वानॉट्स समुद्र की गहराइयों में गोता लगाने वाले हैं। द्वारहाट अल्मोड़ा से खबर। आदर्श इंटर कॉलेज सुरईखेत के शिक्षक मोहन चंद्र कांडपाल को जल संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिए 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला है। उन्हें यह सम्मान बेस्ट इंडिविजुअल फॉर एक्सेलेंस इन वाटर सेक्टर श्रेणी में उत्तर भारत के विजेता के रूप में 18 नवंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया जाएगा। कांडपाल लंबे समय से पानी बो पानी उगाओ अभियान चला रहे हैं। उनके नेतृत्व में 40 से ज्यादा गांव में 4500 से अधिक वर्षा जल संरक्षण संरचनाएं बनी। कई सूखे जल स्रोत फिर से जीवित हुए और 5000 से अधिक पौधे लगाए गए। उनके प्रयासों से ग्रामीणों, खासकर महिलाओं की पानी की समस्या में कमी आई और युवाओं में पर्यावरण संरक्षण की जागरूकता बढ़ी।
गोवा के पणजी में चल रहे चेस वर्ल्ड कप में भारत को बड़ी सफलता मिली है। भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगैसी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। राउंड 5 में उन्होंने आर्मेनिया के दिग्गज लेवोन अरोनियन के 0.5 से हराया। अब उनका मुकाबला 3 केवी यूई से होगा। वहीं पी हरिकृष्णा को टॉप 8 में जगह बनाने के लिए टाई ब्रेक खेलना होगा, क्योंकि उनका दूसरा गेम भी ड्रॉ रहा। इस टूर्नामेंट के टॉप 3 खिलाड़ी 2026 में साइप्रस में होने वाले कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में जगह बनाएंगे, जिसे 28 मार्च से 16 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा। आपको हमारा यह खबर का कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।